लेकिन आज की तारीख में चाइना को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं। दुनिया का 90 to 95% क्रिटिकल अर्थ मिनरल को रिफाइन चाइना करता अकेले। आज की तारीख में वो अभी इसने थोड़े दिन पहले टैरिफ वॉर में अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद किया था या एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस लगाए थे, पाबंदियां लगाई थी। अमेरिका के पसीने छूटने लगे। ट्रंप G2 की बात करें, G2 अमेरिका और चाइना। अमेरिका के पास ऑयल कंट्रोल है और चाइना के पास क्रिटिकल अर्थ मिनरल का कंट्रोल है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम एकदम से नजरअंदाज कर दें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी बगैर क्रिटिकल अर्थ मिनरल के। एक एक चिप को बनाने में 16-17 मिनरल्स लगते हैं, उनका कंपोनेंट लगता है। तो ये कह देना आउटराइटली कि भाई चाइना को के पास अभी ये ऑप्शन नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं होता हुआ दिख रहा हूँ। बाकी आपकी जो बात है मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक सवाल और ऐड करूँ कि आप कह रहे हैं कि चाइना इस स्थिति में नहीं है फिलहाल, लेकिन जहां तक चाइना का लक्ष्य है कि 2028 तक इसको पूरा करना चाहता है। देखिए, इस पे भी बड़े स्कूल ऑफ थॉट है। अगर ताइवान की बात करें, वो जो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं वहां पे, वो भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सब्जेक्ट है पूरी दुनिया के लिए। 55 या 78% के करीब वो पहुंच चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि क्या चाइना इतना बड़ा रिस्क लेगा? देखिए, वन चाइना पॉलिसी ठीक है, बट एक छोटे से आइलैंड के लिए कैन दे टेक दैट मच ऑफ रिस्क एज रिगार्ड इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ चाइना इज कंसर्न? उसमें मैं आपसे एग्री करता हूं। वो आप जो भी बोल रहे हैं वो तथ्य है और सही तथ्य है जी। लेकिन हम एक वॉर की बात कर रहे हैं जो जैसे अभी ईरान में चला था। आपने देखा यूक्रेन में रशिया के साथ क्या था, उनका 4 साल से लड़ाई चल रही है। जी। आपने ये भी देखा होगा कि हमास जो उसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी गाजा स्ट्रिप की, वो तकरीबन 22 लाख थी। और यहां हम बात कर रहे हैं 2.3 करोड़ पीपल, एंड दे ऑल आर कमिटेड कि अगर हमें चाइना अटैक करता है तो हम उसको पूरी तरह से उसके साथ लड़ेंगे। उनकी जो रिजर्व है उसको ट्रेन किया जा रहा है, वहां पे जो कंस्क्रिप्शन होता है वो किया जा रहा है। एंड उन ताइवान इज लाइक ए पॉर्क्यूपाइन, और इनके पास इतना असला यूएसए ने दे दिया है इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, अब्राम टैंक्स एंड सो ऑन। जी। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी फॉर चाइना। तो भी उनको वेट ऑन करना पड़ेगा कि भाई इसमें मेरे को डिविडेंड क्या मिलेंगे। तो सारी चीजें वे करने के बाद दैट इज द रीजन कि ताइवान शी जिनपिंग 2012 में आए थे, अभी 14 साल हो गए हैं, अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। जी, आप कह रहे हैं कि क्या चीन एक वॉर लड़ सकता है साउथ चाइना से? मेजर साहब, आपकी क्या राय? फिर मैं पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेजर साहब। जी, मेरा नाम विराट है, मेजर जी। विराट जी। जी। विवेक जी, ऐसा है कि देखिए, ताइवान जो है ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन है चाइना की, उसके करीब ये सिचुएटेड है। और आपको एक बात बताऊं, ताइवान कई बार जा चुका हूं मैं। वहां की जो युवा पीढ़ी है वो हटना चाहती है, चीन से नहीं मिलना चाहती है। जो पुरानी पीढ़ी थी वो तो उनके करीब मानी जाती है, जो चाइनीज है। पर जो नई पीढ़ी है ताइवान की, वो चाइना को अपना नहीं मानती, वो अपनी अलग आइडेंटिटी फोर्ज कर रही है। और आपको एक चीज बताऊं कि कहीं ना कहीं ताइवान जो है वो एक तरीके से जो एक्सेस है चीन का पैसिफिक ओशन की तरफ, उसको कहीं ना कहीं इनहिबिट करता है, रोकता है। तो चाइना हर तरीके से चाहेगा कि ताइवान को अपने पाले में ले ले, चाहे वो हमले से हो और चाहे वो बातचीत के थ्रू हो और चाहे वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें निगोशिएशन के थ्रू हो, जैसे हांगकांग में हुआ, जैसे बाकी जगहों पे है। वन चाइना पॉलिसी चाइना के लिए बहुत ही अहम है। तो मुझे ये लगता है, और अगले साल देखिए पीएलए के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो मुझे ये बिल्कुल ही पक्की बात लगती है कि चाइना ताइवान को अपने में मिलाने की पूरी कोशिश करेगा और मिलिटरीली भी वो एक्ट कर सकता है। इनका एक पैक्ट हुआ था 1979 का, ताइवान रिलेशंस एक्ट। अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं इनको एक तरीके की गारंटी दी हुई है कि अगर फोर्स का इस्तेमाल होता है, जबरदस्ती की जाती है और चीन हमला करता है ताइवान के ऊपर, तो यूएस उसके एड में आ सकता है। और दूसरी चीज, उनको बहुत सारा हथियार, जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे, सप्लाई किया हुआ है। देखिए, मेरा ये मानना है कि चीन पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इनको मिलाया जाए। वो रीयूनिफिकेशन चाहता है, बिल्कुल बराबरी से चाहता है कि इनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। और देखिए, इनका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, एक अनफिनिश्ड सिविल वॉर जिसे हम कहें, वो रही है। चांग काई शेक भाग के यहाँ पे आए थे चीन से, और यहाँ पे उन्होंने ताइवान में पूरा सब अपना एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट को। तब से इन लोग के बीच में ये लड़ाई झगड़ा जारी है।
पर जो युवा है ताइवान का, वो नहीं चाहता किसी भी तरीके से चीन में मिलना, और ये कहीं ना कहीं चीन की जो नेशनल प्राइड है उसको भी हर्ट करता है, उसको भी कहीं ना कहीं। देखिए, आइलैंड तो है, पर ऐसा भी आइलैंड नहीं है जिसका खुद का कोई वजूद ना हो। जो इनकी कंपनी है TSMC, जो एडवांस चिप्स बनाती है बिल्कुल। ताइवान में, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और बहुत एडवांस देश है ये। इनका अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो चीन से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। तो कहीं ना कहीं चीन पूरी तरीके से चाहता है कि इनको अपने कब्जे में ले। और जैसा कि मैंने कहा कि 100 साल पूरे होने वाले हैं PLA के, और शी जिनपिंग खुद भी अपने आप को इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहेंगे, वो इस जी। पूरे मामले को खत्म करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगले साल या उसके आने वाले कुछ और दो समय में इंपॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात शी जिनपिंग लगातार कहते रहे हैं कि जब चाइना के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब हम ये लक्ष्य हासिल करेंगे। ये बात वो लगातार चर्चा भी करते रहे हैं, और अभी हालात कुछ इस तरीके के हैं। लेकिन आपने जो कहा कि ताइवान ऐसा नहीं है कि वो सड़क छाप कोई पाकिस्तान टाइप कोई मुल्क हो। ताइवान इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, और TSMC वाकई आपने सही कहा कि बहुत पावरफुल कंपनी है, जो वहाँ पर बड़े पैमाने पर बहुत हाईटेक और बहुत अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर्स बनाती है। इवन तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर भी किया था कि भाई आप 50% उत्पादन वहाँ करो, 50% हमारे यहाँ लेते हो, हम आपको बहुत सारी रियायतें देंगे, जिस पर कि ताइवान ने मना कर दिया और ट्रंप उससे नाराज भी हुए थे। पंकज श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? और हमारे साथ इस वक्त रशिया से प्रियंका जी भी जुड़ रही हैं। प्रियंका यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको? जी देखिए, ये चीन का जो एक बेसिक फॉर्म फॉर्म क्या बोलते हैं उसे, एक फॉर्मूला बना रखा है उसने 2027 से 2047 तक, ताइवान से शुरू करके वो रिंग ऑफ फायर जिसे आप बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, वो एक एक करके सबको अपने जद में लेता जाएगा। और उसकी जद में भारत का अरुणाचल प्रदेश और भारत का लद्दाख भी आता है। वो भी 2000, भारत के लिए उसने 2030 से 2035 या 37 का समय रखा है। तो शुरुआत ताइवान से ही होगी उसकी। लेकिन ये जो जैसे यूक्रेन के केस में हुआ कि रशिया का जो विरोध है वो अमेरिका ने खुल के नहीं किया, नाटो कंट्रीज ने नहीं किया। इसके पीछे वजह यह है कि यूक्रेन दुनिया को कुछ देता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम ताइवान की बात देखें, आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स और जो ये चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स, ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली हैं पूरी दुनिया की। चाहे वो आप मेडिकल में एडवांसमेंट देखें, स्पेस साइंस में देखें, या साइंस में देखें, या ट्रांसपोर्टेशन में देखें, किसी भी फील्ड में। तो ये जो TSMC की भी बात हो रही थी, TSMC को बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है, कुछ हाथ साउथ कोरिया का भी रहा है। और यहाँ पर अमेरिका क्यों तैयार करवा रहा है ये चिप्स जो है, क्योंकि ये जो इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स तो लगते ही हैं, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज भी लगते हैं। अमेरिका में क्या है कि अगर ये सब तैयार करेगा तो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर सवाल उठ जाएंगे, आप इतने वाटर रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। तो वो ताइवान में ये बनाना शुरू किया इन्होंने, और इसी वजह से अमेरिका जो है ताइवान का साथ छोड़ नहीं सकता है, न चाहते हुए भी। हालांकि अगर हम देखें अमेरिका का इतिहास, तो उसने लीबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इन सारे देशों पर उसने अचानक कब्जा किया, और फिर वहां तहस नहस करके एक डॉलरम वाली स्थिति में छोड़ के इन देशों को बाहर निकल गया। ये अमेरिका का इतिहास रहा है। और अमेरिका कभी भी कोई वादा करता नहीं है, और करता है तो उसे निभाता भी नहीं है। भारत ने भी एक समय में देखा हुआ है अमेरिका के ऊपर भरोसा करके। इसीलिए हम लोग पहले, क्योंकि नेहरू के समय में हम लोग पहले अमेरिका परस्त होते थे, बाद में हम लोग रशिया के उसमें पाले में आ गए। इसी वजह से अमेरिका से कोई एक घटना घटी थी, कोई एक युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया था। तो अमेरिका की ये फितरत है। और यहाँ देखिए, चाइना जो है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब बीजिंग में पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो शी जिनपिंग एयरपोर्ट में मिलने नहीं आए थे। वो मिलने इसलिए नहीं आए थे, प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया था। लेकिन दरअसल में ये प्रोटोकॉल वाली बात कही जरूर गई थी। ये प्रोटोकॉल कई मौकों पर शी जिनपिंग ने खुद तोड़ा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त रुख दिखाना चाहते थे, क्योंकि अब शी जिनपिंग ये जान गए हैं कि अमेरिका चाहे जितना भी ताकतवर है, वो चीन से सीधी जंग नहीं लड़ सकता। आज की तारीख में 79 पनडुब्बियां हैं चाइनीज नेवी में। अगर आप फ्रिगेट्स और इन सब की चीजें वो देखें, वॉरशिप्स देखें, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके पास, चाइनीज के पास। तो अगर आप नंबर्स में देखें तो नेवी इनकी सबसे स्ट्रांग है। अगर आप आर्मी की संख्या देखें तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है चाइनीज। और अमेरिका चीन लड़ने नहीं जाएगा, अगर जंग होती है तो
अमेरिका को चीन के पास आना पड़ेगा। आप अपनी धरती से तो जंग अच्छे से लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे की धरती पर सब कुछ स्टेशन बना करके फिर वहां से लड़ना, वो उतना आपको फ्रूटफुल नहीं रहता। आपके आपके सामने चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। लेकिन इधर एक तरफ चाइना जो है अड़ा हुआ है कि हम ताइवान को लेके रहेंगे, हाँ। वहीं दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप की बात में नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा मतलब फ्री की माइंडेड प्रेसिडेंट है, इनके साथ इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। अब वैसे भी अगर बाइडेन के जमाने में देखें, ओबामा के जमाने में देखें, बिल क्लिंटन के जमाने में देखें, तो अमेरिका का एक स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट है कि वो ताइवान का साथ चीन के खिलाफ देगा, क्योंकि ताइवान ही जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो अमेरिका को दे रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन को आगे बढ़ने से पहले रोकने के लिए सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में डेनमार्क की कंपनीज जहां लिथोग्राफिक मशीन्स बनती हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि आप चाइना को अपनी कोई भी मशीन्स या इंजीनियर्स नहीं देंगे। तो चाइना जो है माफ कीजिएगा, 7 नैनोमीटर से नीचे के कम के जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो अभी नहीं बना पा रहा है। कोशिश कर रहा है वो 5 और 4 नैनोमीटर्स के सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। जितने नैनोमीटर्स में कम होगा ये सेमीकंडक्टर, उतना ही फास्ट एक्शन लिया जाएगा। एक्शन बड़ा ही प्रॉम्प्ट लिए जाते हैं, और ये टेक्नोलॉजी आपके साउथ कोरिया के पास भी है और ये ताइवान के पास है। और यहां पर जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका ने चीन की यात्रा करके ये प्रूव कर दिया है कि हम इस समय चाइना के सामने थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, झुक रहे हैं। और इसी का जो एक नाजायज फायदा है चाइना उठा रहा है। चाइना में देखिए, मैं वहां रह चुका हूं, मैंने 8 साल वहां सरकारी रेडियो में काम किया है बतौर जर्नलिस्ट। अच्छा। इससे मैं इनकी नस नस को, मैं अगर कहूं नस नस को जानता हूं, तो ये गलत गलत नहीं मत होगा। समझिएगा इसे। या इन इन चीनियों का जो है, ये कहते कुछ है करते कुछ है हम्म। इंटरनेशनल उसमें लेवल पर आकर के। आपको याद होगा कि फिलीपींस का एक आइलैंड है सेकंड थॉमस शॉल, इसके ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, वहां पर अपना मिलिट्री बेस बना लिया। फिलीपींस से ये मामला लेकर के द हेग के कोर्ट में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में गया था, और वहां पर फैसला चाइना के खिलाफ हुआ, लेकिन चाइना इस फैसले को नहीं मानता है। चाइना अब माइट इज राइट वाले मोड पर उतर आया है। तो अगर ताइवान को लेकर के, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर चाइना का साथ मांग रहे हैं, चाइना बदले में सौदा कर रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर आप पीछे हट जाइए, और डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, पीछे हट नहीं सकते। अब ये जो है, इस जंक्चर पर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए खासकर, कि अगर चाइना हमला करता है तो अमेरिका पीछे हटेगा नहीं हटेगा, और चाइना हमला करता है या नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि चाइना जो है उसके एयर स्पेस को कई बार इंट्रूड कर चुका है ताइवान के, लेकिन अभी तक हमला नहीं कर पाया वो। अगर हमला करना होता तो अब तक कर चुका होता। जितना मैं इन चीनियों को जानता हूं, उस लिहाज से चीनी जो है गीदड़ भभकी ज्यादा देते हैं, असल हमला कम करते हैं। आपको याद होगा 1979 में नॉर्थ वियतनाम से इनका लड़ाई हो गया था, वियतनाम हाँ से लड़ाई हो गई थी। नॉर्दर्न वियतनाम पर चाइनीज ने कब्जा कर दिया था। जी। तो वियतनामी सैनिकों ने मार के बुरी तरह भगाया था। उसके बाद से आज तक ये वियतनाम का रुख नहीं करते चीनी लोग। वो अलग बात है, स्प्रैटले आइलैंड पर इन्होंने कब्जा जमा रखा है, जो कि वियतनाम का है। पार्सले आइलैंड, पार्सल आइलैंड और ये स्प्रैटले आइलैंड्स, इन पर कब्जा जमा रखा है। यहाँ वियतनाम कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन वियतनामी लैंड पर चाइना ने 1979 के बाद से रुख करके देखा नहीं, क्योंकि ये चाइना के वश की बात नहीं है, और वियतनामी मार के भगा देंगे इन्हें। तो चाइनीज जो है, और ये भी जानते हैं चाइनीज, कि अगर अभी हम जंग लड़ेंगे तो हमारा हश्र भी रशिया जैसा हो जाएगा, हमारा हश्र भी ईरान जैसा हो जाएगा। क्योंकि आप तरक्की और निर्माण का काम तो कई वर्षों में, कई डेकेड्स में करते हैं, लेकिन जब वॉर होता है, जंग होती है, तो डिस्ट्रक्शन और फिर तबाही तो बहुत चंद चंद सारा चंद कुछ चंद लम्हों में हो जाती तबाही है। तबाही सेकंड्स में हो जाती है जी, बिल्कुल। तबाही सेकंड्स में हो जाती है। तो चाइनीज जो है वो कंस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं, वो अपने आप को अभी बड़ा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझे आपसे बात सहमत हूं मैं कि अभी फिलहाल वो शायद ताइवान की तरफ ना जाएं, क्योंकि अमेरिका की बैकिंग है। प्रियंका जी का क्या इसमें मानना है? प्रियंका जी के पास जा रहा हूं, चूंकि बीजिंग दौरे पर ट्रंप हैं, जाहिर सी बात है ताइवान को लेकर भी बातचीत हुई होगी, ईरान को लेकर भी बातचीत हुई होगी, तो क्या इसमें बाटर हो सकता है ट्रंप और जिनपिंग के बीच में? नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। माफ़ी चाहूँगी थोड़ा डिले होने के लिए। कोई बात नहीं। देखिए विवेक जी, ये जो टॉपिक है टॉम हॉक का और डिस्कशन का, ये इनका जो वेपन है, ये रेथ्योन नाम की कंपनी बनाती है।
और ये जो वेपन है इनका, ये इन्होंने अपनी सारी मेजर वॉर्स में उतारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उतारा है। चाहे वो इराक हो गया, ईरान हो, हाल फिलहाल में ईरान में भी IRGC के अगेंस्ट इन्होंने इसको यूज किया है। और इन्होंने इससे पहले इसको सीरिया, लीबिया, युगोस्लाविया, जितनी भी मेजर अमेरिकन वॉर्स रही है उनमें सब में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको उतारा है। और जितनी भी बार इसको उतारा है इसने बहुत अच्छा काम परफॉर्म भी किया है। और इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, इसके फीचर डेवलपमेंट्स इसके साथ साथ आगे बढ़ते रहे हैं। और इसको इन्होंने बोला था, जेलेंस्की ने बोला था कि इसको यूक्रेन में भी डिप्लॉय किया जाए रशिया के अगेंस्ट। जितनी भी बार इसने इसको जापान में डिप्लॉय किया गया था, जो कि इसको डायरेक्टली शंघाई, बीजिंग और रशिया के फार ईस्ट की रीच में लाता था। तो जितनी भी बार इन्होंने इसको डिप्लॉय किया है रशिया के करीब, चाइना के करीब, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि अगर इसको आप डिप्लॉय करते हैं तो ये आउट ऑफ द लिमिट, ये लिमिट क्रॉस चीज मानी जाएगी और ये डायरेक्ट अटैक माना जाएगा। भले ही आप अटैक ना करें, डिप्लॉय करने से ही अटैक माना जाएगा। उनका ये कह देना इसको सेंसिटिव वेपन प्रूफ करता है। जब आपका ओपोनेंट, आपकी एनिमी इसको इस तरीके से कंसीडर करती है तो इससे उसकी सीरियसनेस, उसकी सेंसिटिविटी और उसकी क्षमता को बढ़ाता है। यही चीज इन्होंने अभी मनीला में इसको डिप्लॉय करके की है। और इसकी इन्होंने हाल फिलहाल में 1000 प्लस इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई है प्रोडक्शन की। IRGC के ऊपर पहले इन्होंने अप्लाई करके दिखाया इनके नए फीचर्स को। नहीं, लेकिन ये तो टॉमहॉक मिसाइल की बात होगी। हमारी चर्चा मुझे लगता है थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या ताइवान को लेकर चीन को गो अहेड मिलेगा अमेरिका की तरफ से, और ताइवान को लेकर कोई कार्रवाई चाइना सोच रहा है? ताइवान को लेकर चाइना अभी इस कंडीशन में नहीं है। मैं अभी अपने पैनलिस्ट से अग्री करती हूँ। चाइना अभी इस तरीके की किसी वॉर में जाना नहीं चाहता। चाइना देख रहा है दूसरी वॉर्स के थ्रू कि किस तरीके की स्ट्रैटेजीज लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके का जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता है। क्योंकि फिलहाल में एक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, क्वाड का वीक होना। क्वाड बहुत वीक हो गया है। इंडिया का जो अलायंस है रशिया के साथ ज्यादा मजबूत हो रहा है एज कंपेयर टू US से। और हमने खुद रशिया को इनवाइट किया है इंडो पैसिफिक में। इंडिया ने खुद इनवाइट किया कि आप इंडो पैसिफिक में आए। इट्स अ मल्टीपोलर सिस्टम, मल्टीपोलर वर्ल्ड इन इंडो पैसिफिक ऑल्सो। तो रशिया को ये इनविटेशन देना और साथ में रेलॉस कर देना। जब आपने रेलॉस कर दिया तो इसका मतलब आपने एक्सेस दे दिया रशिया को इंडो पैसिफिक में। और हाँ जी, और इंडो पैसिफिक में क्वाड में अगर हम देखें तो इस हिसाब से तो हमने रशिया को इनवाइट किया, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट दूसरे हिसाब से देखें तो वहां पर जो तभी ये लोग यहाँ पर फिलीपींस में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि क्योंकि इससे ये थोड़ी एंजाइटी है US के लिए। बट इंडिया के लिए भी ये, इंडिया और रशिया के लिए भी ये है क्योंकि वहां पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, जैसे जापान है या ताइवान है या साउथ कोरिया है, ये सब तो प्रो अमेरिका कंट्रीज है ना। अब आप फिलीपींस को भी अपने साथ ले लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी प्रो अमेरिका है। तो हमारे लिए, हमारा तो इंडो पैसिफिक के मुद्दे में बेसिकली जो मेजर काउंटर है वो सिर्फ चाइना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।